हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लास बिपिन सर ऑफिशियल पे। आइए हम क्लास 10 का विज्ञान विषय का चैप्टर का नाम प्रकाश का परावर्तन का कुछ टॉपिक बच गया था, उसे हम लोग आज देखेंगे। आज हम लोग देखेंगे कि गोलीय दर्पण में जो विभिन्न उसका शब्दावली है, जैसे ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी, फोकस, ये क्या है उसको परिभाषित करेंगे। और गोलीय दर्पण में वस्तु कहाँ पे रहेगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, उसका प्रतिबिंब बनाते हुए उन सबको याद भी करेंगे। तो आइए समझते हैं एक एक करके। पहले दर्पण और दर्पण से जुड़े कुछ परिभाषित शब्द को समझते हैं। तो आइए देखते हैं, जानते हैं। इसमें हम एक दर्पण हम बना लेते हैं। यह एक अवतल दर्पण है जिसका एक भाग जो है कलई किया गया है। पीछे वाले भाग हम रंग देते हैं। रंगने को कलई करना कहा जा सकता है। और इसका जो मध्य बिंदु है उसी को कहा जाता है पी। पी यानी ध्रुव। सी और यहाँ होता है बीच में एफ। एफ आइए समझते हैं सबको। पहला है कि यह एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण हम लोग पढ़ चुके हैं कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किनारों की अपेक्षा बीच में धंसा हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। यहाँ हम जानेंगे कि दर्पण का जो है ध्रुव किसे कहते हैं। ध्रुव ऐसे ध्रुव किसे कहते हैं, इसको फूल अंग्रेजी में कहते हैं। तो दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं हम जानेंगे। तो कहेंगे दर्पण की परावर्तक सतह के केंद्र को या परावर्तक सतह के केंद्र या मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। इसे P से सूचित किया जाता है। P से सूचित किया जाता है। अब दूसरा जो है वक्रता केंद्र, दूसरा शब्द होगा हमारे पास। पहला हो गया, दूसरा हम पढ़ेंगे वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर। जानेंगे इसको कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, जिस गोले का भाग होता है, जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से सूचित किया जाता है। इसे C से सूचित किया जाता है। इसे C से सूचित किया जाता है। अगला है मुख्य फोकस।
या केवल फोकस कहते हैं? फोकस। तो फोकस का दो तरीका हो सकता है। एक तरीका है, इसको दो तरीके से हम परिभाषित कर सकते हैं। एक तरीका है कि दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र C के बीच के मध्य बिंदु को दर्पण का फोकस दूरी कहते हैं। ऐसे कह सकते हैं कि ध्रुव P अवर वक्रता केंद्र C के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। दर्पण का फोकस कहा जाता है। फोकस कहा जाता है। क्या है? तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र C दोनों के जो मध्य बिंदु होता है उसको फोकस कहा जाता है। एक तो ऐसे इसको परिभाषित कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि अवतल दर्पण में मुख्य फोकस को परिभाषित करें या उत्तल दर्पण में। तो हम कह सकते हैं कि जब मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें ऐसे जब मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद ऐसे इसके समानांतर ऐसे किरण जाए और दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है क्या उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। क्या है कि दूसरा इसका परिभाषा होगा मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। अब जो है अवतल दर्पण में वह काटती है और उत्तल दर्पण में काटती हुई प्रतीत होती है। तो इस तरह मुख्य अक्ष का फोकस का दो परिभाषा हो सकता है। एक तो कह सकते हैं कि ध्रुव और C के बीच के जो मध्य बिंदु होता है उसे हम फोकस कहते हैं, और नहीं तो कह सकते हैं यदि दर्पण पर मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें आपतित हो तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। आइए जानते हैं मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष कहेंगे कि दर्पण के ध्रुव P, वक्रता केंद्र C और फोकस F को मिलाने वाली रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। कहेंगे दर्पण के ध्रुव यानी P, फोकस F तथा वक्रता केंद्र C
को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या है? दर्पण के ध्रुव P, फोकस F तथा वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। यानी इस लाइन को, जो लाइन इस P को, F को और C को जो मिला दे उसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। अब आइए इसके आगे जानते हैं। इसके आगे क्या होता है? अब हम जानते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या जो है P और C के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो इसे कहेंगे दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी को, के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या, और इसी को हम R वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे R से, कैपिटल R से सूचित किया जाता है, R से सूचित किया जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट होगा हमारा फोकस दूरी। फोकस दूरी, तो फोकस दूरी जो होता है P और F के बीच की दूरी, तो कहेंगे फिर से दर्पण के ध्रुव P और फोकस F के बीच की दूरी, के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी, और फोकस दूरी को छोटा f, फोकस दूरी F कहते हैं, F कहते हैं। फोकस जब लिखते हैं, फोकस को कैपिटल F से डिनोट करते हैं और फोकस दूरी को स्मॉल f से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया फोकस दूरी। अब जो है वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध होता है। क्या होगा? वक्रता त्रिज्या, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं R और F में संबंध, R और F में संबंध। क्या संबंध है? तो यहाँ देखते हैं, R बोलते हैं P से लेकर C तक के बीच की दूरी, और F बोलते हैं P से लेकर F तक के बीच की दूरी। और यह जानते हैं कि यह F जो है मध्य बिंदु है, अर्थात R का आधा होता है F, या F का दुगुना होता है R। तो हम ऐसे कर सकते हैं, R और F में जो संबंध होता है वह होता है R बराबर 2F, फोकस दूरी के दुगुना जो है वक्रता त्रिज्या होता है, या F बराबर R/2। यह दो जो है संबंध होता है जिसे हम हमेशा याद रखेंगे। इस तरह हम दर्पण और दर्पण से संबंधित कुछ मुख्य परिभाषा जाने। आइए अब समझते हैं। यहाँ एक और बात ध्यान देना है कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में F किधर होता है। एक छोटा हम उत्तल दर्पण बनाते हैं, आप समझ लीजिए कि उत्तल दर्पण में F जो होता है वह दर्पण के पीछे होता है, और अवतल दर्पण में जो F होता है वह दर्पण के आगे होता है, सामने होता है। इसे हम दर्पण के चिन्ह परिपाटी में बढ़िया से समझेंगे कि क्या होता है। आइए अब जानेंगे हम कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है, या अवतल दर्पण में प्रतिबिंब और बिंब का स्थान कहाँ कहाँ होता है। आइए समझते हैं इसे। आइए देखते हैं थोड़ा थोड़ा करके कि
कैसे प्रतिबिंब, हम एक टैली बनाएंगे और टैली में लिख लेंगे कि वस्तु कहाँ रहे, वस्तु, और उसका प्रतिबिंब यहाँ हम बनाएंगे, प्रतिबिंब, और प्रतिबिंब का जो है, प्रतिबिंब का आकार कह सकते हैं, आकार और स्थिति, प्रकार, चार चीज हम लिखेंगे। अवतल दर्पण में हम समझेंगे कि अवतल दर्पण में हम कहाँ कहाँ प्रतिबिंब रख सकते हैं। तो पहला हम बनाते हैं अवतल दर्पण में एक प्रतिबिंब, अवतल दर्पण हो गया, और अवतल दर्पण में एक पी है, यहाँ एफ है और यहाँ सी है, और इसके पीछे दूर जो होता है अनंत होता है। तो वस्तु रखने, कितने जगह हम वस्तु को रख सकते हैं, इसे पहले समझते हैं। अवतल दर्पण में एक तो वस्तु जो है हम अनंत पे रख सकते हैं, दूसरा अनंत और सी के बीच में रख सकते हैं, तीसरा हम सी पे रख सकते हैं, चौथा हम सी और एफ के बीच में रख सकते हैं, और पांचवा हम एफ पे रख सकते हैं, छठवा जो है एफ और पी के बीच में रख सकते हैं, और सातवां हम पी पे रख सकते हैं। यानी अवतल दर्पण में 6-7 प्रकार के या 6-7 स्थान पर हम वस्तुओं को रख सकते हैं और उसका प्रतिबिंब बना सकते हैं। तो एक एक करके हम देखते हैं कि जब वस्तु अनंत पर होगी तो उसका प्रतिबिंब कैसे बने। तो आइए शुरू करते हैं, एक एक देखते हैं। आइए देखते हैं, जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। या ध्रुव P है, यह C है और बीच में F है। तो जब अनंत से ऐसे किरणें आती है, और हम पढ़े हैं कि अनंत से जो किरणें आती है दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होती हुई गुजरती है, तो यह किरणें ऐसे बनती है फोकस से, तो इसका प्रतिबिंब जो है फोकस पे बनेगा। अनंत से आती प्रकाश की किरणों का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पे बनेगा, और एक बिंदु के रूप में बनेगा, अर्थात अत्यंत छोटा बनेगा। तो जब वस्तु कहाँ हो, वस्तु जब अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन गया, फोकस पे बना। कहाँ बना, फोकस पे बन गया। और आकार में कैसा बनेगा, तो अत्यंत छोटा, अत्यंत छोटा बनेगा। और उसका प्रकार कैसा होगा, तो दर्पण के सामने बन रहा है तो वास्तविक बनेगा। कैसे बनेगा, वास्तविक। और उल्टा बनेगा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। तो एक वस्तु जब अनंत पर हो तो हम उसका प्रतिबिंब देखते हैं। आइए इसी तरह जल्दी जल्दी में हम अलग अलग स्थानों पर रहकर उसका प्रतिबिंब बनाते हैं। दूसरा जो होगा, ये P हो गया, फिर एक बिंदु को हम C मान लेते हैं और यहाँ F। अब इस बार वस्तु को हम अनंत और C के बीच में रखते हैं, यहाँ वस्तु को रखते हैं। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए नियम जो है, एक है कि दर्पण के समानांतर ले जाना है और उसे परावर्तन के बाद F से होते हुए निकालना है, ऐसे। और दूसरा किरण को C से होते हुए गुजारते हैं, यानी ऐसे C से होते हुए गुजरेगा, परावर्तन उसी अपने ही दिशा में परावर्तित हो जाती है। तो दोनों परावर्तित किरणें जो है C और F के बीच में मिली, तो यह उसका प्रतिबिंब बना। तो कैसा बना, जब वस्तु कहाँ है, जब वस्तु जब अनंत के और C के बीच है तो उसका प्रतिबिंब बन गया C और F के बीच, C और F के बीच। और कैसा बना, थोड़ा सा बड़ा, यानी छोटा बनेगा, अत्यंत छोटा नहीं बल्कि छोटा। और वास्तविक बनेगा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। तो दो जगह देखें, जब अनंत पर होगा तो फोकस पर होगा, छोटा होगा,
अत्यंत छोटा और वास्तविक और उल्टा। अनंत और सी के बीच होगा तो सी और एफ के बीच बनेगा, कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। अब जो है सी पर रखते हैं तो कहाँ बनेगा, फिर से सी पर रख के देखते हैं, ये पी है और ये हमारा एफ है और ये क्या है, सी है। तो वस्तु को जब हम सी पर ही रखते हैं ऐसे, तो हम देखे हैं कि एक तो प्रकाश किरण समानांतर जाएगी और टकराकर एफ से होकर निकल जाएगी। दूसरी किरण कैसे जाएगी, दूसरी किरण जो है सी से तो होके यहाँ जाएगा नहीं, तो दूसरी किरण जो है दूसरी किरण एफ से होते हुए ही जाएगी और वह समानांतर हो जाती है और वह सीधा सी के नीचे कटती है। दोनों किरणें, दोनों परावर्तित किरणें सी के नीचे कटता है, अर्थात जब वस्तु जो है कहाँ होगा, वस्तु सी पर होगा, सी पर, तो उसका प्रतिबिंब भी बनता है सी पर वक्रता केंद्र, और कैसा बनेगा, आकार में बराबर बनेगा और वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं। वस्तु जब सी से और आगे आ रहा है, माने वस्तु जो है सी और एफ के बीच आएगा, वस्तु को हम सी और एफ के बीच रख देते हैं। वस्तु को सी और एफ के बीच यहाँ रखते हैं, तो एक किरण एफ से होकर गुजरेगी और दूसरा किरण सी से होकर गुजरता है, तो सी से हम कैसे गुजारे, ऐसे, इसको इस तरह ले जाना है कि वापस आते समय ये ऐसे सी से होकर गुजरे, कहाँ से गुजरे, तो सीधा जाएगा वापस, सीधा वापस आ जाएगा। यह दोनों किरणें अनंत पे आके ऐसे कट जाएंगी। तो वस्तु जब सी और एफ के बीच हो, सी और एफ के बीच, तो उसका प्रतिबिंब बनता है सी और अनंत के बीच, सी और अनंत के बीच, और बड़ा बड़ा बनेगा, बड़ा, और यहाँ वही होगा वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। तो इस तरह हम, और एक स्थिति बचा है एफ और फिर इन दोनों के बीच। अब जो है वस्तु को हम फोकस पे कर देते हैं, वस्तु को फोकस पे रखते हैं तो क्या होगा, ये दर्पण हमारा हो गया, यहाँ ध्रुव पी होगा, यहाँ एफ होगा, यहाँ सी होगा। तो जब वस्तु को एफ पर रखें तो कोई भी प्रकाश किरण में से जाकर समानांतर हो जाएगा और ये प्रकाश किरण उधर से जाकर समानांतर हो जाएगा, तो ये दोनों किरणें अनंत तक जाएगी, कहीं मिलेंगी नहीं। तो वस्तु जब एफ पर हो तो उसका प्रतिबिंब जो है अनंत पर बनता है, अनंत पर बनता है और बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, और कैसा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। अगला जो है एफ और पी के बीच होगा तो कैसा होगा, एफ और पी के बीच, पी, यहाँ होगा एफ और यहाँ होगा सी। एफ और पी के बीच वस्तु, तो एक तो टकराकर सीधा कहाँ से गुजरेगा, एफ से गुजरता है, और दूसरा जो है, दूसरा प्रकाश किरण टकराने के बाद परावर्तित होते समय इस तरह परावर्तित होता है कि वह सी से होते हुए गुजरेगा, सी से होते हुए गुजर जाता है। दोनों को पीछे बढ़ाने पर, दोनों को पीछे बढ़ाने पर एफ से आगे होगा, तो उसका प्रतिबिंब जो है कहाँ रखा गया है, पी और एफ, एफ और पी के बीच, तो उसका प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बनता है, कैसा बनता है, बड़ा बनता है और
आभासी बनता है, आभासी, पीछे को आभासी कहेंगे, और सीधा, आभासी और सीधा। तो इस तरह हम दर्पण के एक एक दो तीन चार पाँच छः स्थानों पर दर्पण वस्तु को रखें और उसका प्रतिबिंब देखें कि अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखा जाए, तो तब उसको कहाँ रखा जाए और उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। आइए उसको रिवाइज करते हैं। अनंत का फोकस पे, अनंत और सी के बीच होगा, तो सी और एफ के बीच, अर्थात वस्तु को जैसे जैसे नजदीक लाते हैं उसका प्रतिबिंब दर्पण से दूर होता जाता है। वस्तु अगर अनंत पर होगा तो उसका आकार बहुत छोटा होगा, जैसे जैसे पास में आता जाता है उसका आकार बढ़ता जाता है। और प्रकार में देखें तो उसका प्रकार जो है वास्तविक और उल्टा है, लेकिन जब एफ और पी के बीच में लाते हैं तो उसका जो प्रकार है आभासी और सीधा हो जाता है। यानी अवतल दर्पण में सभी प्रकार के प्रतिबिंब बनता है, उल्टा, सीधा, वास्तविक, आभासी, सभी प्रकार। यहाँ एक बात ध्यान देना है कि अवतल दर्पण में वस्तु को सी पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब सी पर ही बन जाता है और आकार में बराबर होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। तो कई बार परीक्षा में प्रश्न आया है कि अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखें कि उसका प्रतिबिंब उसी स्थान पर बन जाए, तो उत्तर हमारा होता है कि सी पर, यानी वक्रता केंद्र पर रखने पर उसका वहीं पर उसका प्रतिबिंब बन जाता है। अब हम एक दो उदाहरण जानेंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो अवतल दर्पण का जो उपयोग है वह सोलर भट्ठी में होता है, सोलर भट्ठी में, जहाँ सूरज के किरणों को एकत्रित किया जाए और उससे प्रकाश को गर्म किया जाए, तो वहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। दंत चिकित्सा वाले डॉक्टर, दंत चिकित्सा वाले डॉक्टर जो है इस दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। सैलून में जो है इस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, सैलून में। उसके बाद गाड़ी के हेडलाइट, गाड़ी के हेडलाइट में प्रकाश को दूर तक फेंकने के लिए, समानांतर फेंकने के लिए इस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब ठीक इसी तरह हम लोग उत्तल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनता है उसको समझेंगे। उत्तल दर्पण में दो ही स्थान पे समझना है, अवतल दर्पण में तो हम लोग 6 स्थान पे समझे। उत्तल दर्पण में मात्र 2 ही स्थान पे समझना है कि प्रतिबिंब कहाँ पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो आइए देखते हैं। उत्तल दर्पण जो होता है वह ऐसे पीछे से रंग देने पर उसका परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है, और इसमें ये P हो गया, यहाँ C हो गया और ये F, सॉरी इसमें ये तो P हो गया, इसमें C और F पीछे होता है, C और F। तो उत्तल दर्पण में 2 ही स्थान है, एक स्थान तो अनंत है और दूसरा P है। तो एक अनंत पे वस्तु रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, और एक P पे वस्तु रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। इन 2 ही स्थानों पर हम वस्तु को रख के देखते हैं। तो जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आइए देखते हैं। तो अनंत से प्रकाश किरणें ऐसे जाएंगे और दर्पण से टकराकर वह फोकस से होती हुई प्रतीत होती है, वापस चले जाएंगे ये जो है, और इसे पीछे बढ़ाने पर यह फोकस पर मिलता हुआ प्रतीत होता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि उत्तल दर्पण में जो है वस्तु अनंत पर होगा तो उसका प्रतिबिंब जो है फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा, फोकस पर, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बनेगा कहाँ, फोकस पर। अब एकदम छोटा बन रहा है, किन बिंदु के रूप में आ रहा है, तो छोटा बन रहा है, यानी यहाँ हम लिख सकते हैं ऐसे, वस्तु जो है वो कहाँ पर है, अनंत पर, और उसका प्रतिबिंब कहाँ बना, एफ पर, एफ पर, कहाँ, पीछे। दर्पण के आकार कैसा है,
तो आकार जो है अत्यंत छोटा है, अत्यंत छोटा है, और पीछे बना तो इसका प्रकार जो है आभासी है, और पीछे बनता है तो सीधा बनता है। दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा तो सीधा बनेगा, और दर्पण के आगे प्रतिबिंब बनेगा तो उल्टा बनेगा। ये समझना है। अब दूसरा जो है अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में ये P है, बीच में F होगा और इधर तो अनंत और P के बीच में यहाँ अगर वस्तु को रख दें तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो इसको समझते हैं। एक किरण तो टकराकर F से होती हुई महसूस होती है, तो ऐसे ऊपर चला जाएगा और इसे पीछे बढ़ाने पर ये F पर मिलता है, और दूसरा किरण C पर जाएगा सीधा, ऐसे इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ये चला जाएगा यहाँ C, तो यहीं से जाएगा फिर इस तरह से ही वापस आ जाता है। दोनों किरणें P और F के बीच में बना। तो यहाँ देख रहे हैं कि जब वस्तु जो है अनंत और P के बीच, अनंत और P के बीच है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन गया, उसका प्रतिबिंब बना F और P के बीच, F और P के बीच। आकार में कैसा बना, तो छोटा बना। आकार में कैसा बना, छोटा। और प्रकार उसका कैसा है, तो दर्पण के पीछे बन गया तो आभासी कहेंगे और सीधा कहेंगे। तो दो ही प्रतिबिंब यहाँ हम देख रहे हैं, एक अनंत पर होगा तब और एक अनंत और P के बीच में होगा तब। दोनों प्रकार में देख रहे हैं कि चित्र जो है आभासी बन रहा है और सीधा बन रहा है। यानी उत्तल दर्पण का यह खासियत है कि उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा और आभासी होता है। अब इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग या उपयोग हम कहाँ करेंगे, तो उत्तल दर्पण का जो उपयोग होता है वह गाड़ी के साइड मिरर के रूप में इसका हम प्रयोग करते हैं। साइड मिरर के हम बाइक चलाएं या 4 व्हीलर चलाते हैं तो पीछे के गाड़ियों को देखने के लिए जो ड्राइवर के बगल में कांच जो मिरर लगा होता है दोनों तरफ, दाएं और बाएं तरफ, उसी को साइड मिरर कहा जाता है। पीछे के लोगों को देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कई बार पूछा जाता है कि साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का ही प्रयोग क्यों किया जाता है, तो इसका दो कारण है। पहला कारण है कि इसमें प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, और दूसरा कारण है कि इसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। यानी प्रतिबिंब की जो दर्पण होता है भले ही उसका आकार छोटा होता है, लेकिन उसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होने के कारण पूरे सड़क का उसमें प्रतिबिंब बन जाता है, और पूरा सड़क पर कौन गाड़ी चल रहा है हमें सही रूप से दिखाई देता है। इसलिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो गाड़ी के साइड मिरर के रूप में और गाड़ी के पक्ष दृश्य, ड्राइवर के सामने ऊपर पीछे की सवारियों को देखने के लिए लगा होता है। तो इसका दो उपयोग है, साइड मिरर और पक्ष दृश्य के रूप में पीछे के सवारियों को देखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह हम उत्तल दर्पण का उपयोग देख लिए। अब जो है हम उत्तल या दर्पण के चिन्ह परिपाटी पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि चिन्ह परिपाटी क्या होता है, दर्पण का चिन्ह परिपाटी क्या होता है। चिन्ह परिपाटी दर्पण लिख सकते हैं, दर्पण का, तो कोई भी दर्पण जैसे अवतल दर्पण में समझते हैं कि ये जो है कार्तीय पद्धति जो होता है गणित में, एक्स अक्ष और वाई अक्ष होता है, जिसका एक्स और वाई कटान बिंदु को मूल बिंदु करते हैं। दर्पण में इसी को P माना जाता है, दर्पण में इसी को माना जाएगा P। अगर हम अवतल दर्पण ऐसे बनाएं तो ये अवतल दर्पण हो गया, और अवतल दर्पण का ध्रुव जो है वह P कहलाता है। तो दर्पण से ध्रुव P से जो दाहिने तरफ की जो दूरी है वो धनात्मक होगा, और ध्रुव से जो आगे की दूरी होती है सामने बाएं तरफ की वो होती है ऋणात्मक। और मुख्य अक्ष के ऊपर की जो दूरी होती है
वह होती है धनात्मक पॉजिटिव, और मुख्य अक्ष के नीचे की जो दूरी होती है वह होती है नेगेटिव। तो यह दर्पण का चिन्ह परिपाटी कहलाता है। हम देखते हैं कि अवतल दर्पण में दर्पण का जो फोकस दूर होता है, फोकस दूरी, वह दर्पण के सामने होता है। तो हम यह कह सकते हैं कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है क्योंकि सामने है, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पीछे होती है। उत्तल दर्पण ऐसे बने तो इसका फोकस दूरी पीछे है, ऐसे यहाँ एक है तो फोकस दूरी पीछे चला गया। तो उत्तल दर्पण में फोकस दूरी धनात्मक होगा और अवतल दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक। इसे समझना है। उसके बाद प्रतिबिंब का जो प्रतिबिंब बनता है, अगर मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है तो धनात्मक होगा और नीचे बनेगा तो ऋणात्मक, यानी प्रतिबिंब उल्टा बनेगा तो वो ऋणात्मक होगा और प्रतिबिंब सीधा बनेगा तो वो धनात्मक होगा। यानी अगर प्रतिबिंब का आकार धनात्मक है तो इससे साबित होता है कि वह सीधा है, और ऋणात्मक है तो मतलब वह उल्टा प्रतिबिंब बना। अब जो है एक दर्पण सूत्र होता है जो हमें ध्यान में रखना है। दर्पण सूत्र होता है, दर्पण सूत्र बराबर 1/u + 1/v बराबर 1/f। इसे याद रखना है। न्यूमेरिकल सवालों में इसका प्रयोग किया जाएगा। u का मतलब होता है वस्तु दूरी, वस्तु दूरी। v का मतलब होता है प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी। और f का मतलब होता है फोकस दूरी, फोकस दूरी। उसी तरह एक और फॉर्मूला होता है आवर्धन। आवर्धन बराबर होता है, आवर्धन को m से सूचित किया जाता है और इसका फॉर्मूला आवर्धन कहा जाता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, इसको h डैश कहा जाता है, बटा बिंब की ऊंचाई यानी वस्तु की ऊंचाई। बिंब का मतलब वस्तु, वस्तु की ऊंचाई, इसको h से सूचित किया जाता है। और m बराबर जो फॉर्मूला होता है -v/u, यानी h डैश बटा h बराबर -v/u, ये जो है फॉर्मूला हो जाएगा। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि इसमें एक सूत्र याद करना पड़ेगा 1/u + 1/v बराबर 1/f, और एक याद करना पड़ेगा m बराबर -v/u, जहाँ v का मतलब प्रतिबिंब की दूरी और u का मतलब वस्तु दूरी। h डैश का मतलब होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और h का मतलब होता है वस्तु की ऊंचाई। इस तरह चैप्टर 1 जो है प्रकाश का परावर्तन हम पूरी तरह समाप्त कर दिए, और इसमें जो प्रश्न है उसे हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे, और उसके बाद हम लोग दूसरा पार्ट पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइए। अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब। धन्यवाद।